हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए फिर से कक्षा 9 के राजनीतिक विज्ञान लेकर आई हूँ। अध्याय पहला, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। यह हमारा अध्याय है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर लेकर आऊँगी, तो मैं आज आ गई हूँ लेकर। यह कुछ 7 से 8 प्रश्न उत्तर है जो मैंने महत्वपूर्ण लिए हैं। ये प्रश्न उत्तर का पार्ट 1 है। वैसे मैंने इससे रिलेटेड 2 वीडियो बना चुकी हूँ। आप उसे जाके देख ले, पहले उसको समझ ले, फिर इस वीडियो को देखे वापस। तो इस चैप्टर में मैंने कुछ 7 से 8 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। और ये मैंने कुछ 8 क्वेश्चंस लिए हैं और ये महत्वपूर्ण है। ये अति लघु प्रश्न व उत्तर है। तो अति लघु व लघु प्रश्न व उत्तर है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मैं अपनी इस प्रश्न उत्तर की जो सीरीज़ है मैं उसको शुरू करती हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, तो हमारा पहला प्रश्न है, कोई एक अलोकतांत्रिक कार्य बताइए। यानी अलोकतांत्रिक जो कि कानून के विरुद्ध है, जो हमारे संविधान में लिखे हुए कानून हो उनके विरुद्ध हो, कोई एक ऐसा बताइए। तो चुनाव आयोग का स्वतंत्र ना होना, यानी कोई भी किसी प्रकार की वोटिंग में किसी प्रकार की परेशानी हो, इस प्रकार का कुछ ऐसा हो जिसके कारण जो चुनाव आयोग हो वो अपना कार्य स्वतंत्र रूप से न कर पा रही हो, तो चुनाव आयोग का स्वतंत्र न होना। हमारा दूसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने के क्या कारण हैं। यानी लोकतांत्रिक सरकार जो कार्य करती है उसमें बेहतर फैसले जो वो ले रही है, वो उतने अच्छे फैसले लेने के क्या प्रमुख कारण हैं जिससे हमारा लोकतंत्र सुचारू रूप से चल रहा है। तो वो है, लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने के कई कारण हैं। ठीक है, बहुत से कारण हैं। पहला है, लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। यानी जो भी हमारी लोकतंत्र फैसले लेती है, पहले उस पर बहसें होती हैं, लड़ाई होती है, व्यापक चर्चाएं होती है, उस पर पक्ष विपक्ष होता है। फिर उसके बाद जो हमारी सरकार है उसका सकारात्मक रूप देखती है, नकारात्मक रूप देखती है। उसके बाद फिर सोच विचार करके ही कोई फैसला लेती है। दूसरा है, लोकतांत्रिक फैसले में हर दम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, यानी पक्ष के भी होते हैं और विपक्षी दल भी होते हैं, दोनों दल के लोग शामिल होते हैं ताकि एक निष्कर्ष आ सके, वो निष्कर्ष जनता के लिए लाभदायक हो। ऐसा बहुत सारे लोग शामिल होते हैं उसमें, चर्चा करते हैं, फैसला लेते हैं, बैठकें होती है, बहुत सारी बैठकें होती है, बहुत सारी चर्चाएं होती है, वाद विवाद होते हैं, उसके बाद ही कोई फैसले लिए जाते हैं। तो बहुत सारी बैठकें होती है, तो उसी के बाद हमारी जो सरकार है वो कोई फैसले पे उतरती है ताकि वो जो फैसले लें वो हमारी जनता के लिए भी लाभदायक हो, वो ऐसे फैसले लेते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न जो है, एक ऐसे देश का नाम बताए जो लोकतांत्रिक नहीं है, यानी वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार नहीं चलती है, या तो वहाँ पे राजतंत्र चलता हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो है देश म्यांमार। म्यांमार ऐसा देश है जहाँ लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। ठीक है, अब हमारा चौथा प्रश्न है, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया। उनके हिसाब से लोकतंत्र क्या है, उनके हिसाब से डेमोक्रेसी क्या है, वो अपनी परिभाषा देते हैं, ऐसी सरकार जो लोगों की हो, यानी वो लोग जनता के लिए फैसले लेती हो, वो जनता के हित के बारे में सोचती हो, ऐसी सरकार लोगों के लिए हो और लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई गई हो, यानी वो लोगों के लिए ही हो, यानी जनता के लिए ही हो, और वो जनता द्वारा ही नियुक्त की गई हो, उसे जनता ही चुने हुए हो, वो जनता के फैसले पर, जनता के एक वोट पर वो चुनाव लड़के वो सामने आए हो, वो है
क्या कहते हैं, लोकतंत्र, यानी लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाए गए हुए, वही है लोकतांत्रिक सरकार। वही अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी है कि लोगों की हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। ठीक है, अब हमारा पांचवा प्रश्न है हमारा, लोकतांत्रिक सरकार की क्या सीमाएं हैं, यानी वह कौन सी सीमाएं हैं जिसके उस सीमा के अंतर में रहकर सरकार कार्य करती हो, यानी अधिकार क्षेत्र में रहकर ही सरकार कार्य करती हो, सीमाएं क्या हैं। तो एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून, यानी जो संविधान में लिखे गए कानून हैं एवं नागरिक अधिकारों के दायरे में रहते हुए शासन करती है। यानी एक लोकतांत्रिक सरकार संविधान में जो बनाए गए कानून हो उसके दायरे में और लोगों के अधिकारों के दायरे में रहते हुए ही वो कानून काम करता है। वह शासन करती है, सरकार शासन करता है। वो कभी भी नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध होकर कार्य नहीं कर सकते हैं, संवैधानिक कानून के विरुद्ध होकर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। वो गैर कानूनी हुआ, है ना, और वो गैर कानूनी हुआ, वो गैर लोकतांत्रिक हुआ। इसमें लोकतांत्रिक सरकार का पूछा गया है। इसमें कानून का शासन होता है, ये कानून का शासन तो होता है, लेकिन जो संविधान में बनाए गए कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसके दायरे में रहते हुए शासन करते हैं वो, एवं नागरिकों के हितों की भी रक्षा करते हैं। ऐसा लोकतंत्र में हमारा संवैधानिक कानून बनाया गया है। ये हमारे 5 प्रश्न हो चुके हैं, तो देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, हमने पूछा है कि अलोकतांत्रिक कार्य क्या है, यानी स्वतंत्र न होना चुनाव आयोग का। लोकतांत्रिक सरकार के बेहतर फैसले करने के क्या कारण हैं। एक ऐसे देश का नाम बताएं जो लोकतांत्रिक नहीं है, म्यांमार। अब्राहम लिंकन की परिभाषा, लोकतांत्रिक सरकार की क्या सीमा, ये हमने भी चर्चा करी। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न है, 2 देशों का उदाहरण दे जहां के नागरिकों को मतदान के समान अधिकार नहीं है। मतदान के समान अधिकार मतलब कि वो वोट तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें उस प्रकार के, जैसे हमारे यहाँ ये है कि 10 साल में नागरिकता मिल जाती है अगर कोई विदेशी व्यक्ति है तो, है ना। लेकिन वहाँ पे नागरिकता मिलने के बावजूद भी वहाँ के लोगों को उस प्रकार के वोट मूल्य नहीं दिए हुए हैं, यानी वो एक वोट डाल तो रहे हैं दोनों, वो एक वोट तो डाल रहे हैं। मान लो कि कोई 2 व्यक्ति है, एक मान लो कोई 2 व्यक्ति हैं, जो पहला व्यक्ति है वो उस देश का क्या कहते हैं, मूलवासी है, ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो विदेशी है, कहीं दूसरे से आया है। वह दोनों को नागरिक उस देश में मिल चुकी हैं, लेकिन जब वो दोनों वोट डालते हैं तो दोनों एक एक वोट डाल रहे हैं, तो ये हो सकता है कि वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उन्हें उस वोट का एक मूल्य मिले, लेकिन जो विदेशी है उसको आधा मूल्य मिल रहा है, यानी उसे उस प्रकार के उतना मूल्य नहीं मिल रहा है। तो हम 2 के उदाहरण की बात करते हैं। पहला, सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। जो हमारा सऊदी अरब देश है वहाँ सिर्फ केवल पुरुष ही वोट डाल सकते हैं, वहाँ स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। दूसरा हमारा है, एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। जो एस्टोनिया है, एक देश है, वहाँ पे जो रूसी अल्पसंख्यक, जो रूस से आए हुए लोग हैं वो अल्पसंख्यक, यानी बहुत कम आबादी है वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्हें मतदान का अधिकार हासिल करने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब हमारा तीसरा है, फिजी के चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। यानी कि जब फिजी चुनाव प्रणाली, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने आपको कि 2 व्यक्तियों का उदाहरण लेते हुए कि 2 व्यक्ति हैं, एक विदेशी है एक मूलवासी है। तो उसी तरह के यहाँ पे क्या है, फिजी में
कि फिजी के मूलवासी जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उन्हें वोट का महत्व दिया गया है। परंतु जो यहाँ से भारतीय गए थे फिजी में, तो उन्हें वहाँ के नागरिकों को वो वोट का मूल नहीं मिला है। वो फिजी इसलिए गए थे ये लोग, फिजी, सूरीनाम और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारे भारतीय गए थे जब अंग्रेजी सरकार आई थी। तो वह पश्चिमी अ, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के जो कुछ इलाके हैं तो वहाँ पे वो उन लोगों, जो विदेशी थे, वो फिजी, सूरीनाम ले गए मजदूरों के रूप में वहाँ के लोगों को। तो वो मजदूरों को लेकर गए। तो इसके ऊपर हिंदी का भी एक इतिहास है बहुत सुंदर सा, कि जब वो मैं बता देती हूँ। तो जब वो वहाँ पे गए, तो वो लोग अपनी रामायण और भगवत गीता भी लेकर गए थे। तो एक तो रामायण भगवत गीता का भी प्रचार हुआ वहाँ पर, हिंदी भाषा का भी प्रचार हुआ। वहाँ के आर्यों ने इस चीज़ का प्रचार किया था, भारतीय आर्यों ने प्रचार किया था। और प्लस वो वहाँ के मूलवासी भी हो गए, वो वहाँ रहने लगे। तो उन्हें उस प्रकार का, मतलब कि जो वोट का मूल्य होता है वो नहीं मिला। वो किन्हें मिला? वहाँ के मूलवासियों को मिला। और भारतीयों को उस प्रकार का उतना ज़्यादा वोट देते थे, लेकिन उस प्रकार का मूल्य नहीं मिलता था। अब हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र लोगों की गरिमा में वृद्धि करता है, व्याख्या करें। लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित है। राजनीतिक यानी कि राज्य में, देश में सभी समान है, चाहे वो धनी हो, दलित हो, कोई भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, उन सबको समान अधिकार है। लोकतंत्र यह स्वीकार करता है कि सबसे निर्धन एवं सबसे कम पढ़े लोगों की भी समाज में वही स्थिति है जो अमीर व शिक्षित लोगों की है। यानी लोकतंत्र है जो हमारा है, जो हमारे संवैधानिक कानून है, वो किसी को भी ऊंच नीच नहीं मानती है, वह सभी को समान मानती है, चाहे वो शिक्षित हो या पढ़े, या फिर अनपढ़ अशिक्षित हो, क्षमा करें, अशिक्षित हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, किसी भी गांव का हो, शहर का हो, कोई भी हो, सरकार सबको समान मानती है। कोई छोटा व कोई भी बड़ा नहीं है। अगर कोई अमीर गलती करता है तो अमीर को भी सज़ा मिलेगी कानून में, और कोई गरीब गलती करता है तो उसे भी सज़ा मिलेगी। कोई भी लोकतंत्र में ऊंचा नीचा नहीं है। अब हमारा 8वां प्रश्न है, चीन में संसद का चुनाव किस प्रकार होता है? फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट, चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। यानी चुनाव लड़ने से पहले जो उम्मीदवार खड़े होते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए, उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है कि हम अगर वहाँ पे उनको परमिशन मिलती है तो ही वह चुनाव लड़ते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव के अधिकार है वहाँ पर, यही है आई थिंक, हाँ यही है, नियुक्ति करने का अधिकार है उसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट है, सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वहाँ केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही बनती है, अदर कोई भी पार्टी नहीं बनती है चीन में। और ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे चीन से रिलेटेड, कि वहाँ की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। 5 वर्ष में वहाँ चुनाव होते हैं। चुनाव वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ही होते हैं। उम्मीदवार को पहले परमिशन लेना पड़ता है कम्युनिस्ट पार्टी से। तो कुछ ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके पेपर से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी इसे शेयर करें ताकि वो भी समझ सके
और वो भी अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएं। मैं और ऐसे ही नाइन्थ और सेवन्थ क्लास से रिलेटेड बहुत सी वीडियो लेकर आऊँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं इससे रिलेटेड पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी, पार्ट 2 सीरीज़ क्वेश्चन आंसर्स की मैं सीरीज़ लेकर आऊँगी, वो इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगी। मैं इसको लेंदी नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ 8 क्वेश्चन ही लिए। और मैं और क्वेश्चंस भी लूँगी, वो थोड़े बड़े होंगे और उसको समझाने में भी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पार्ट 2 इसका मैं बनाऊँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय। तो चीन में चुनाव की प्रणाली अलग है। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी से किसी भी चुनाव लड़ने के लिए परमिशन मांगनी पड़ती है, और सिर्फ वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ही बनती है, अदर कोई भी पार्टी नहीं बनती है। तो चीन की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। ये जो चीन में संसद स्थापित की गई है उसे राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। जो चीन में है चुनाव 5 वर्ष पर होते हैं, और इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। और ये जो 5 वर्ष पे चुनाव होते हैं ये राष्ट्रपति के नियुक्ति के लिए चुनाव होते हैं, और ये राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। और यह जो चुनाव प्रणाली है 5 साल वाली। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करते हैं, यानी जो कुछ सदस्य होते हैं वो उनका चुनाव चीन की सेना भी करती है, जो जनरल वगैरह होते हैं। ठीक है। यानी पहली संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। प्रति 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, प्रति 5 वर्ष में चुनाव होते हैं किसके, राष्ट्रपति के। ये संसद राष्ट्रपति का चुनाव करती है। थर्ड पॉइंट है, कुछ सदस्यों का चुनाव सेना करती है। ठीक है।